फार्म मिंचिन ने राजघाट जाकर बापू को दी श्रद्धांजलि। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज लोकसभा में रेलवे के अनुदान मांगों पर चर्चा का देंगे जवाब। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक भी होगा पेश। वहीं राज्यसभा में कृषि मंत्रालय के कामकाज पर होगी चर्चा की शुरुआत। पीएम के नेता रामलिंगम की हत्या के मामले में एनआईए की तमिलनाडु में कई जगहों पर छापेमारी। तंजावुर, त्रिची और मिलियादुथुरई में पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकाने पर छापेमारी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के बाद पश्चिमी एशिया में बड़े तनाव को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास बढ़ाने का किया आह्वान। लेबनान में भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों से बेवजह यात्रा से बचने के लिए कहा। और पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में स्वप्निल कुसले से पदक की आस। 50 मीटर राइफल 3P इवेंट के फाइनल में कुसले साधेंगे निशाना। हॉकी में भारत का सामना बेल्जियम के साथ आज। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में वियतनाम के प्रधानमंत्री फार्म मिंचिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इससे पहले सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में वियतनाम के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। आपको बताएं कि दोनों नेताओं के बीच चर्चा के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उनका औपचारिक स्वागत किया गया, रस्मी स्वागत किया गया है और रणनीतिक रिश्तों का एक नया अध्याय आज लिखा जाएगा। कई अहम जो समझौते हैं उन पर हस्ताक्षर हुए भी हैं और आज भी जो द्विपक्षीय वार्ता है प्रधानमंत्री के साथ वो ऊर्जावान हो सकती है और इसी द्विपक्षीय वार्ता में बहुत कुछ निकलकर सामने आ सकता है दोनों देशों के लिए। वहीं वियतनाम के प्रधानमंत्री फार्म मिंचिन ने दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री फार्म मिंचिन 30 जुलाई से 1 अगस्त तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं और बापू की समाधि पर जाकर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां रात को हुई मानसून की तेज बरसात ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। शिमला, कुल्लू और मंडी जिलों के ऊपरी हिस्सों में बादल फटने से तबाही हुई। इन जिलों में बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आने से करीब 36 लोग लापता बताए गए हैं। प्रदेश की राजधानी शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के झाखड़ी इलाके में समेज खड्ड में हाइड्रो प्रोजेक्ट के नजदीक आधी रात को बादल फटने से आई बाढ़ ने कोहराम मचाया और 2 दर्जन से ज्यादा लोग लापता हो गए। इसी तरह मंडी जिला की चौहर घाटी के टिक्कन थलटू कोड में भारी बारिश के बाद आए सैलाब ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया और बचने के लिए जंगल की ओर भागे लोगों में से करीब 3 लापता बताए जा रहे हैं। मंडी के जिलाधीश अपूर्व देवगन राहत और बचाव कार्यों के लिए रवाना हो गए। हालांकि भारी वर्षा के कारण सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हुए हैं। शिमला के रामपुर में बादल फटने से जानमाल का भारी नुकसान हुआ। बीती रात समेज खड्ड में आए सैलाब ने आसपास के गांवों में जो तबाही का मंजर है वो ला दिया और आज तड़के बादल फटने की सूचना मिलने के बाद उपायुक्त अनुपम कश्यप और पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी भी रवाना हो गए हैं। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच रही है। श्रीखंड की पहाड़ियों में बादल फटने से आया सैलाब, कुल्लू जिला में भी मची तबाही। शिमला के रामपुर इलाके में जहां बाढ़ से तबाही हुई वो क्षेत्र कुल्लू जिला से सटा हुआ है। जानकारी के मुताबिक श्रीखंड की पहाड़ियों से बादल फटने से कुपरण, समेज और गानवी खड्ड में आई भयंकर बाढ़ ने तबाही का मंजर लाया। करीब 2 दर्जन मकान और कई गाड़ियां उनके बहने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक स्कूल, भवन और औषधालय भी बाढ़ में बह चुके। शिमला जिला के गानवी और कुल्लू जिला के बागीपुल बाजार में 7 बहती खड्ड ने तबाही मचाई और कई भवन भी क्षतिग्रस्त हुए। श्रीखंड की पहाड़ियों पर नैन सरोवर के आसपास बादल फटने से 3 खड़ों यानी छोटी नदियों में पानी का बहाव
बढ़ा, जिससे नीचे आकर बाढ़ का रूप धारण हुआ है। सैलाब से मलाना प्रोजेक्ट डैम को भी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मणिकर्ण में एक इमारत ढह गई और पार्वती नदी भी बह गई और भारी बारिश के बाद मणिकर्ण के शत सब्जी मंडी में इमारत पूरी तरह से पार्वती नदी में समा गई। हिमाचल के कुल्लू में इमारत ढही है और पार्वती नदी में वो बह गई और जिस तरह से बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं हिमाचल प्रदेश में, तो आप इन दृश्यों से इस विभीषिका का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ताश के पत्तों के ढेर की तरह इमारत ढहकर पार्वती नदी में बह गई। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना पर दुख जताया। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की और हादसे की पूरी जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। केंद्रीय मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से भी बात की और सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को राहत कार्य में लगने का निर्देश दिया है। और हमारे साथ इसी पूरी घटना पर ज़्यादा जानकारी के साथ शिमला से कुलदीप फरहान जुड़ रहे हैं। कुलदीप, जिस तरह से लगातार बारिश की वजह से अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं बादल फटने से जो विभीषिका का सामना वहां पर आम जन को करना पड़ रहा है, उस लिहाज से कैसे जो राज्य प्रशासन है वो मिशन मोड में तैयारी कर रहा है और इस वक्त क्या ताज़ा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी अंचल, प्रदेश भर में पिछली रात जो है लगभग सभी ज़िलों में व्यापक मानसून की वर्षा हुई है। इस बारिश के बाद से जहां एक और भूस्खलन की घटनाएं और बादल फटने की घटनाएं सामने आई, तो हिमाचल में आफत की बारिश लगातार हो रही है। ऐसे इलाके हैं जिसमें लगभग सैकड़ों सड़कें अभी जी जी आप उसमें अपनी बात लगातार जो है सड़क मार्ग जो है अवरुद्ध हो गया है इस वक्त। जी, सबसे पहले अगर हम बात करें तो श्रीखंड की पहाड़ियों में ये जो बीती रात बादल फटने की घटना आई है, ये लगभग भीमद्वार के पास एक स्थल आता है, श्रीखंड यात्रा का एक पड़ाव आता है। भीमद्वार के पास से जो है पार्वती नदी में अचानक से ये जो जल स्तर बढ़ने के बाद लगभग दो तरफ को ये पानी जो है वहाँ पर विभक्त हुआ है, जिसमें से कि एक तरफ कुल्लू ज़िले में वो पानी जो है भारी भरकम संख्या में गया है, दूसरी ओर शिमला ज़िले की तरफ भी वही रामपुर के क्षेत्र की तरफ भी वही पानी जो है विभक्त हो गया है, जिसके चलते रामपुर के समीप जो झाकड़ी के समीप जिस क्षेत्र की बात की जा रही है समेज नदी के पास, वहाँ पर सबसे दुखद खबर आ रही है कि वहाँ पर 36 लोग जो हैं लापता है। एक ही गाँव के समेज खड्ड में ये जो बादल फटने की घटना थी उसकी बात बताई जा रही है, जिसके लिए उपायुक्त शिमला और SP शिमला संजीव गांधी और अनुपम कश्यप वहां पर रवाना हो चुके हैं। SDRF की टीमें वहां पर पहुंच चुकी है। दर्जनों मकान वहां पर बह गए हैं, गाड़ियां बह गई हैं और व्यापक नुकसान इन दोनों ही घटनाओं में हुआ है। दूसरी ओर बागी पुल में भी वही भीमद्वार का पानी विभक्त होकर गया है। बागी पुल में भी भारी नुकसान लोगों को हुआ है। एक पूरा गाँव बागी पुल के आसपास जो है लगभग 13-14 मकान वहां पर बह गए हैं और लगभग दर्जनों गाड़ियां वहां पर जो है नुकसान में बह गई है। दूसरी अगर हम बात करें तो पार्वती नदी का जो जलस्तर बढ़ गया है उसके चलते मलाना 1 का जो प्रोजेक्ट 1 है मलाना डैम का, उसे भी व्यापक नुकसान पहुंचा है और प्रोजेक्ट 2 को भी आंशिक नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते भुंतर के क्षेत्रों में गांवों को जो है खाली किया जा रहा है, लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है पार्वती के जलस्तर बढ़ने की वजह से। और अगर हम बात करें मंडी जिले में, क्योंकि कुल्लू और मंडी दोनों ऐसे जिले हैं जहां पर अक्सर बादल फटा करते हैं, मंडी जिले में भी चौहार वैली में बादल फटने की घटना आई है। मंडी जिले में अगर हम बात करें तो अब तक वहां पर जो आधिकारिक जानकारी हमें प्राप्त हुई है वहां पर 11 लोगों के लापता होने की
खबर है। ये टिक्कन खोल्टू कोड जो है स्थान बताया जा रहा है, वहाँ पर बादल फटने की घटनाएं आई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम जो है ज़िलों को जो है सूचित किया गया है, अलर्ट मोड पर रखा गया है। लाहौल स्पीति में भी प्रशासन ने सभी लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर ना जाने की और नदी नालों का रुख ना करने की जो है सलाह दी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी तक प्रदेश के 2023 में मानसून के दौरान हुए नुकसान से ही अभी जख्म नहीं भरे थे कि अभी इस तरह की जो है खबरें सामने आ रही है जो बीती रात हुई बारिश है। अगर मौसम विभाग की बात कहें तो मौसम विभाग ने सूचित किया है कि आगामी 4 दिनों में प्रदेश भर में इसी तरह का मौसम बने रहने की उम्मीद है, यानी भारी से बहुत भारी जो है आज के लिए भी ऑरेंज अलर्ट लगभग 5 जिलों के लिए जारी किया गया है। जी कुलदीप, जिस तरह से ये भी खबर सामने आ रही है कि जो मलबा है जो इन भूस्खलनों की वजह से लोगों के घरों में घुस गया है, गाड़ियां धंस गई हैं, इसके लिए ख़ास तौर पर जो वहाँ का प्रशासन है, यानी कि अगर हम बात करें कि परिवहन विभाग है, उसके लिए ये स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाती है। उससे निपटने के लिए किस तरह की मशीन्स का या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए आंचल, विशेषकर तो इस बारे में यही कहा जा सकता है कि तकनीकी कोई ज़्यादा सुधार प्रदेश में इस बारे में है नहीं है। जो साधारण मशीनरी रहती है, जेसीबी इत्यादि जो भी पोकलैंड मशीनें रहती है हमारे पास, उन्हीं का ही इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये ज़रूर है कि जो राहत कार्य हैं, जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों का जो गठन किया गया है और लगभग पिछले महीने लगभग जुलाई के लगभग बीच में 15 जुलाई के आसपास जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनके हेडक्वार्टर्स ने जो है टुकड़ियां भेजी है, उन्हें वहां पे स्थापित किया है, जिसके अलावा इसी के माध्यम से लोगों को सूचित किया जाता है। इसके अलावा जो है ऐसे आपदा मित्रों की भी बात की जा रही है हिमाचल प्रदेश में, जो आपदा के समय में जो है प्रशासन और लोगों के बीच में संपर्क सूत्र का काम करते हैं। इन आपदा मित्रों की भी तैनाती की गई है कई जिलों में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लोक निर्माण विभाग भी पूरी तरह से अपनी मशीनरियों को लेकर जो है पूरी तरह से जुटा रहता है। कुलदीप, आप नजर बना के रखिएगा। हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश इस वक्त आपदा से जूझ रहा है, खासतौर पर क्योंकि तमाम 3 से 4 जिलों में बादल फटने की घटना सामने आई। उम्मीद करते हैं कि राहत और बचाव कार्य इस वक्त मिशन मोड में चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बिशनपुर सेंस के पास भूस्खलन होने से 12 घंटों से अधिक समय से वो बंद है। फिलहाल बीआरओ मार्ग खोलने में जुटा है और जेसीबी मशीन के जरिए सड़क से मलबा हटाने का काम जारी कर रही है। हाईवे बंद होने की वजह से सैकड़ों कावड़िए और डाक कावड़ सड़क के दोनों तरफ फंसे हैं। बताया जा रहा है कि गंगोत्री से जल लेने गए कावड़िए वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड के दौरान लोगों की जान बाल बाल बची है। हम गंगोत्री से जल लेके आ रहे थे, हमारे आगे डंपर चल रहा था। जैसे ही वो डंपर ने क्रॉस करा, उसके पीछे हमारे एक कावड़ियों के वो था टेम्पो, जैसे ही क्रॉस करा वैसे ही ये सारा पार्ट सड़क गया। टेम्पो वालों ने खड़ी ब्रेक लगाई, हम भी उसके पीछे थे। उसके बाद हम जो पीछे बैक में थे, किसी को आने नहीं दिया। हम यहीं रुके थे, 1 घंटा रुक के 112 पे कॉल करके उसके बाद वापसी गए। अभी खुल जाएगा जी, रात का तो रात तो खराब हो ही गई, बाकी 1 घंटे में खुल ही जाएगा, लगे हवा प्रशासन। वहीं केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग से भीमबली के बीच पैदल मार्ग पर फंसे यात्रियों को एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस द्वारा वैकल्पिक मार्ग बनाकर सुरक्षित निकाला जा रहा है। दरअसल सोनप्रयाग के पास नदी के कटाव और पहाड़ी दरकने से सड़क का काफ़ी हिस्सा दब गया। फिलहाल यहाँ किसी भी प्रकार की पैदल आवाजाही संभव नहीं है। खबर केरल के वायनाड से, जहां राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। हादसे में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक वायनाड की इस भयंकर प्राकृतिक त्रासदी में 170 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। रात को बारिश की वजह से राहत का काम तेज़ी से नहीं चल पाया, लेकिन सुबह के साथ ही बचाव के काम में तेज़ी आई। सुबह बारिश रुकी हुई थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमें तेज़ी के साथ बचाव कार्य में लगी हुई हैं। भारतीय सेना ने बताया कि कल प्रभावित क्षेत्रों से 179 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। There we are looking after the operations of the Indian Army in this disaster-stricken area. We have been here in support of the Kerala government and the people of Wayanad since 30th morning
So far, we have recovered almost 100 plus bodies. Overall, the body count is much more. In addition, we have helped rescue a number of people from the trapped areas. We have also inducted almost 500 soldiers into this. This is in addition to the Air Force, Navy, and other components of the forces that are here. We, as of now, are on the third day of the operation, which we have launched. Almost all people who are trapped and needed rescue have been rescued. Now we need to get into the houses and see if there are any people who are trapped inside the houses whom we cannot find. For that we need heavy equipment. केरल के वायनाड में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। सभी रेस्क्यू टीम्स तेजी के साथ बचाव कार्य में लगी हुई हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने वायनाड भूस्खलन पर कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लोग मानसिक आघात से गुजर रहे हैं। See, our 7 a.m. data is that we have done 256 autopsies. 256 means that includes body parts also. So we count, if there is an amputated leg, we count it as one. So it's like 256. And we have handed over 154 bodies to the district administration. And we are taking the genetic samples of this amputated parts or the body parts. And it's such an unfortunate incident. And the people, they are going through a huge mental trauma. So our government has done everything, and Honorable CM has asked for the support of Army, and we were provided with the support of Army, Air Force, and more than 1,300 Army personnel are there today. So they have built that bridge, and so we'll be moving more machines to this particular place. केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने वायनाड के भूस्खलन से प्रभावित घायलों से जाकर अस्पताल में मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री कुरियन वायनाड में हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं। वहां उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों से बातचीत की और उन्हीं से बात की है हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन जी इस समय हमारे साथ हैं, जो हॉस्पिटल पहुंचे हैं और जो लोग घायल हैं उनको देखने के लिए आए। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, आपको यहां पर भेजा गया है, अभी क्या स्थिति है वायनाड की? See the condition in Wayanad. So many people are missing, and around 1,000 people are rescued by the forces. And we are trying our best to find out other people. And some around 100 dead bodies also found out from these places. That is the condition now. And Army, Navy, and Air Force, NDRF, they are working together. And 7 helicopters are working here. 6 from Air Force and 1 from Navy. And this Army personnel, they are full-time here. Then NDRF is there, DSC is there. Complete this in South India, these forces are alerted in such a way that at any time they can move to this place. That is the condition. And Pradhan Mantri is monitoring the situation. And Amit Shah ji is 24 hours, he is involved in this work. And I am being sent here to look after this thing, and Central Force and other thing. Overall, this coordination is done by the state government. But the central government, this forces, here it is. कैजुअलिटीज की बात करें तो अभी टोटल कैजुअलिटी का फिगर क्या है? और दूसरा, रेस्क्यू अभी क्योंकि वेदर कंडीशन भी उतना बेटर नहीं है, जो मौसम विभाग है वो भी रेड अलर्ट जारी किया है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी कितना टाइम लग सकता है? तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अभी भी चल रहे, तो कोई स्टैंडर्ड है तो इसको फाइंड आउट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और कैजुअलिटी के बारे में जो स्टेट डिक्लेयर करेंगे, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर नहीं है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मिनिस्टर जॉर्ज कुरियन, जो बता रहे थे कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास उनको यहाँ पर भेजा था और वो वायनाड में कैंप करे हुए हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, घायलों से मिल रहे हैं, जहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है वहां जा रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है और केंद्र सरकार किस तरीके से यहाँ के लोगों की
मदद कर सके। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, वायनाड। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सीधे सुप्रीम कोर्ट से, जहां 7 जजों की सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक फैसला दिया है कि अनुसूचित जाति जनजाति में उपवर्ग यानी कि सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। बड़ी खबर, बहुमत से दिए गए इस फैसले में कहा गया कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में ऐसी सब कैटेगरी बना सकती है जिन कैटेगरी को ज्यादा आरक्षण का फायदा मिला। ऐसा करते हुए 7 जजों की बेंच ने 2004 में ईवी चन्नैया मामले में दिए गए 5 जजों के जो फैसले हैं उसे पलट कर रख दिया। 2004 में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC/ST जनजातियों में सब कैटेगरीज नहीं बनाई जा सकती। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे सुप्रीम कोर्ट से आती हुई, यानी कि कोटे में कोटा, अनुसूचित जाति जनजाति में उपवर्ग यानी कि सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने बहुमत से यह फैसला दिया कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। विकास सारथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, इस फैसले का जो सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने दिया है, क्या अभिप्राय निकाला जाए? बिल्कुल आंचल, इसमें सुप्रीम कई राज्यों में आप याद करें कि ये इस तरह का कॉन्सेप्ट लाया गया था कि जो अनुसूचित जाति जनजाति में ज्यादा पिछड़े हैं, जिन ज्यादा पिछड़े रहे हैं ऐतिहासिक रूप से, उनको अब प्राथमिकता दी जाए। इसी तरह का एक मामला पंजाब में हुआ था, जहां पर वाल्मीकि समुदाय और मजहबी सिखों को अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है, अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है, उसमें 50% उनको आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। हालांकि इसको पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस निर्णय को रद्द कर दिया था। उसके बाद अन्य राज्यों से भी इस तरह के मामले आए थे। आज कोर्ट की जो संविधान पीठ है उसने कहा है कि राज्यों को यह अधिकार है कि वो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब का जो रिजर्वेशन है उसके अंदर सब क्लासेस बना सकता है। इसको अगर समझने की कोशिश करें तो ये क्रीमी लेयर जैसा प्रावधान है, लेकिन इसमें आइडेंटिफिकेशन समृद्ध वर्ग का नहीं है, बल्कि उन लोगों का है जिन तक रिजर्वेशन का फायदा नहीं पहुंचा है। तो इससे जो राज्य सरकारें इस तरह के जो प्रावधान लाई है पहले, चाहे वो बिहार में महादलित का कॉन्सेप्ट हो या जैसे पंजाब में वाल्मीकि समुदाय को रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन देने की बात हो, स्टेट गवर्नमेंट आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह का रिजर्वेशन दे सकेंगी। और जो बिहार में चल रहा है या इस तरह का आरक्षण या पंजाब में जो दिया गया था जिसको कि रद्द कर दिया गया, अब राज्यों को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो उन कास्ट को आइडेंटिफाई कर सकें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में जो ज्यादा पिछड़े हैं। तो और क्या उनको विकास हम इसको मान सकते हैं कि अब सरकार सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए राज्य सरकारें जो हैं या राज्य विधानसभा जो है वो अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण सब कैटेगरीज हैं वो बना सकती हैं? बिल्कुल, इसको लेकर के राज्यों को अधिकार दे दिया गया है कि वो सब क्लासिफिकेशन कर सकती हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में। किन लोगों को वो ज्यादा प्राथमिकता देना चाहते हैं, क्या वो ऐतिहासिक रूप से ज्यादा पिछड़े हैं अपने ही वर्ग में, और इस तरह के निर्णय से कहीं पर भी संवैधानिक प्रावधानों की आर्टिकल 15, 16 या आर्टिकल 341 सब क्लॉज 2 इन सब का उल्लंघन नहीं होता है, ये सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है। तो आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि अन्य राज्यों में भी, अन्य प्रदेशों में भी इस तरह का आइडेंटिफिकेशन करके कोटा विद इन कोटा नौकरियों में, शिक्षा में देने के प्रावधान किए जा सकते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि ऐतिहासिक फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट का, जिस तरह से जो ग्रीन सिग्नल दिया गया है और 5 जजों की पीठ के इस फैसले को पलट कर रख दिया गया। सामाजिक समरसता के लिहाज से अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा। बिल्कुल, एक बड़ा बदलाव आएगा इससे, और खास तौर से उन कम्युनिटीज को फायदा पहुंचेगा जिनको अब तक हालांकि उनको आरक्षण का लाभ दिया जाता है, लेकिन वो अपने ही जो शेड्यूल कास्ट का जो एक स्लैब है, जो रिजर्वेशन मिलता है, उसमें वो कम्पीट नहीं कर पाते। उसकी कई वजह हैं, वो ऐतिहासिक रूप से, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से ज्यादा पिछड़े रहे हैं। ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए, उनको प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकारें कोटा विद इन कोटा देने के लिए स्वतंत्र होंगी। ये हर राज्य में क्या स्थिति है उसके हिसाब से राज्य सरकारें अलग अलग परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन जो है वो तय कर सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों हमसे साझा करने के लिए। तो साफ तौर पर 7 जजों की सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अहम फैसला दिया जो कि सामाजिक समरसता के लिहाज से ऐतिहासिक बताया जा रहा है। संवैधानिक पीठ ने अपने बहुमत फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति में उपवर्ग यानी कि सब कैटेगरी कोटा विद इन कोटा अब किया जा सकता है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।